अस्सलाम वालेकुम। मार्टिन और मैक टॉक की एक और एपिसोड के साथ मैं हूं फराज खान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्योंकि अब तक आपने देखा होगा कि मैक टॉक में हम कोरोना वायरस और उसके हवाले से मुख्तलिफ बीमारियों के ऊपर बात कर रहे थे, लेकिन आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस और उससे मुतालिक मुख्तलिफ गलतफहमियाँ और उनकी सही हक़ाइक़। और हमारे माहिर डॉक्टर आज आपको इसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे ताकि आप कोरोना वायरस और इससे बचाव को बेहतर तरीके से समझ सकें। आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर सुहेल अख्तर, प्रोफेसर ऑफ पल्मोनोलॉजी, इंडस हॉस्पिटल कराची एंड एक्स प्रेसिडेंट पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया इस प्रोग्राम के लिए ताकि हम लोगों को आगाह कर सके कोरोना वायरस में मुताबिक। प्लेजर। सर, मैं अपना प्रोग्राम स्टार्ट करूँगा, एक आपसे छोटा सा सवाल पूछूंगा कि सर इस वक्त कोरोना वायरस की जो सिचुएशन चल रही है इस पर आप क्या बोलते हैं, क्या अपडेट्स हैं इसके ऊपर कोरोना वायरस की? मैं पाकिस्तान की बात करूँगा। इस वक्त हम उस फेज़ में पहुँच चुके हैं या जा रहे हैं जिसमें एक एक्सपोनेंशियल राइज़ ऑफ पेशेंट्स, यानी तेज़ी से पेशेंट्स का इजाफ़ा होना, कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स का इजाफ़ा होना एक्सपेक्टेड है। हम सब दुआ तो कर सकते हैं कि अल्लाह करे ये हमारी तमाम मफरूज़े गलत साबित हों, लेकिन फ़िगर्स के हिसाब से अगले 2-4 हफ़्ते बहुत कठिन गुज़रने के तवक्को है। इसमें जो लॉकडाउन की कैफियत को रिलैक्स किया जा रहा है और लोग भी इस चीज़ को समझ नहीं रहे कि, और कुछ बोर से हो गए कि उनको निकलना चाहिए। उनकी मजबूरियां भी हैं, ज़ाती मजबूरियां भी हैं, मुआशी भी हैं, मुआशरती भी हैं, लेकिन इस वक्त लोगों का बेचैन होना और घरों से बाहर निकलना और हुकूमत का कोई मुतबादिल ज़राए आमदनी या मुआशी ज़रूरियात पूरा न कर पाना और दीगर जिसमें मज़हबी इज्तिमात में शिरकत वग़ैरह भी शामिल है, हमें ख़दशा है हम डॉक्टर्स कम्युनिटी को कि कहीं ये जो एक ईज़ हो जाना है, आसानियाँ हो जाना है, ये उस प्रेडिक्टेड राइज़ में मज़ीद इजाफ़ा न कर दें और कहीं केसेस इतने ना बढ़ जाएं कि हस्पताल उनको कैटर करने के काबिल ना हो सकें। तो इन औक़ात में अगले चंद हफ़्तों में, अगरचे कि ये हफ़्ते हमारे रमज़ान और दीगर वजूहात की वजह से डबल ट्रिपल अहमियत के हामिल हैं, लेकिन इन्हीं दिनों में एहतियात भी करने की ज़रूरत है। अगर हम सुकून के साथ, नज़्म व ज़ब्त के साथ अपने आप को उन्हीं एहतियाती तदाबीर के साथ, बल्कि उनसे ज़्यादा कि जो हम पर लागू आज से पिछले चंद हफ़्तों में थी, अमल करते रहें, दबक कर बैठ जाएं तकरीबन इसके हम माने, तो उम्मीद है कि वो ख़राब वक्त टल जाएगा, गुज़र जाएगा और वो फिर हमारे ऊपर इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी जितनी कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उम्मीद दिलाना अच्छी बात होती है, लेकिन अगर ख़तरात सामने नज़र आ रहे हों तो उनसे आगाह ना करना भी कोई अच्छी बात नहीं होती। सर, मैं इसी से रिलेटेड पहला सवाल आपसे पूछूंगा कि एक गलतफहमी या पता नहीं आप सही बता सकते हैं कि ये सही है कि कह रहे हैं कि ये वायरस जो है वो गर्मी के अंदर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, मखसूस दर्जा हरारत पे पहुँच के ये ख़त्म हो जाएगा, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इस वायरस के बारे में हमारी मालूमात वैसे ही बहुत महदूद हैं। दुनिया ने पहली दफ़ा इस वायरस को 4 महीने पहले देखा है और प्रेडिक्शंस करना अपनी जगह अच्छी बात है। साइंस इसके मतकाज़ी है कि हम लोग आगे बढ़ें और इसके बारे में हक़ाइक़ मालूम करें, लेकिन जितनी भी ऑब्ज़र्वेशंस हैं वो ऑब्ज़र्वेशंस की हद तक हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे इतना कहने से यानी इक्तफ़ा करूँगा कि कोई भी प्रेडिक्शन हमें इस बात पे मजबूर न कर दे कि हम एहतियाती तदाबीर को बिल्कुल तर्क कर दें। हम दुआ कर रहे हैं कि गर्मियों में ख़त्म हो जाए, गर्मियों से पहले ही ख़त्म हो जाए वग़ैरह वग़ैरह, लेकिन इस वजह से लोग गर्मी को देखते ही और बाहर ना निकल पड़े। अच्छा सर, सोशल डिस्टेंसिंग या फिज़िकल डिस्टेंसिंग क्या है और इसको कैसे मेंटेन करना चाहिए? सोशल डिस्टेंसिंग और फिज़िकल डिस्टेंसिंग कोरोना या कोविड-19 वायरस के ख़िलाफ़ सबसे अहम वैक्सीन है। लोग वैक्सीन के मुंतज़िर हैं, लोग दवाइयों के मुंतज़िर हैं। आपको ऑलरेडी मिली हुई है वैक्सीन। आप एक दूसरे से फ़ासला रखें ताकि अगर आप खांसें या छींकें या दूसरा ऐसा करें तो आपकी ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस के ज़रिए उस दूसरे आदमी तक ट्रांसमिट ना हो पाए। इसको सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं और ये डिस्टेंसिंग हर जगह है। मेरे घर में भी है, मैं ऑफ़िस में जा रहा हूँ वहाँ भी है, मैं अपना क्लिनिक कर रहा हूँ वहाँ भी है, मैं अगर किसी ज़रूरत के तहत बाहर मजबूरन निकलता हूँ वहाँ भी है।
ये सोशल डिस्टेंसिंग है। और इसके साथ साथ जो और हिफाजती तदाबीर हैं, ये देखिए वायरस दो तरहों से फैलता है। अगर आप बहुत नज़दीक हैं तो मरीज़ अगर खांसता है या छींकता है तो उसके ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस के ज़रिए वो आप डायरेक्ट भी इनहेल कर सकते हैं। ये हो गई डिस्टेंस की बात। अगर आप बहुत दूर हैं तो आपको फिर हैंड वॉशिंग क्योंकि अगर मैं आपसे करीब, मरीज़ आपसे करीब नहीं भी है और वो खांसता है या छींकता है, उसके ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मेज़ पर, चेयर पर, दरवाजे के हैंडल पर डिपॉजिट हो जाते हैं। आप ज़ाहिर है अपनी ज़रूरत के तहत कहीं इधर से उधर निकलते हैं, आप उन जगहों को टच करते हैं और फिर आप गैर इरादी तौर पे अपना वो हाथ जिसमें वायरस किसी दूसरे मरीज़ से लगा हुआ हो, आपको नज़र नहीं आएगा, ज़ाहिर है, वो आप नाक पे, आँखों पे, मुंह पे रख लें और वो ट्रांसमिट हो जाए। ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होने के दो तरीक़े हैं। तो दूसरा काम सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा अपने हाथों को बार बार साफ़ करना, चाहे साबुन से हो चाहे सैनिटाइज़र से हो, अच्छी तरह साफ़ करना, यूँ 2 सेकंड के लिए नहीं बल्कि अच्छी तरह, हर तरह से, आगे पीछे, दरमियान में, उंगलियों की पोरों, थम्स वगैरह, कलाई, हर चीज़ को 20 सेकंड तक कम से कम अच्छी तरह से साफ़ करना शामिल है। और ये बार बार करना शामिल है। आपको नहीं पता कि आपका हाथ कितनी मरतबा दिन में कितनी चीज़ों से लगा। तो अगर ये 2 चीज़ें कर लें, और ज़ाहिर है खांसते वक्त आप मुँह पे हाथ रखें, और जो बीमार अफराद हों, चाहे वो किसी भी वजह से हों, चाहे उनको पता हो कि उनको कोरोना है या शुबा हो या ना हो, तो वो एक दूसरे से मिलने जुलने से गुरेज करें। लोग टेस्टों की तरफ अपना ज़्यादा ध्यान किए हुए हैं। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक तक में से बहुत कम ऐसे हैं जो अपनी पूरी पॉपुलेशन को टेस्ट करने में कामयाब हुए हैं। ये ह्यूमन कैपेसिटी इस वक्त है ही नहीं। अगर कुछ हमें वक्त मिलता इसको के लिए तैयारी का, तो शायद हम ये टेस्ट यानी टेस्टिंग किट्स काफ़ी तादाद में मुहैया हो चुकी होती। टेस्टों पे ना जाएं, ये सोचें कि मैं किस तरह से अपने आप को दूसरे को महफूज रख सकता हूँ। सही कहा सर आपने बिल्कुल, कि अपनी पर्सनल कैपेसिटी में आप जितना कोशिश करें। अच्छा सर, गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया लॉकडाउन का, लेकिन अभी लोगों के जहनों में भी एक सवाल है कि लॉकडाउन के साथ साथ लोगों को अपना घर भी चलाना है, कारोबार भी चलाना है, तो क्या जॉब्स पे जाएं ना जाएं, कारोबार पे जाएं ना जाएं, और अगर इन केस आपको जाना पड़ता है तो कौन से हिफाजती इक़दाम ज़रूरी हैं, आप वो लेना चाहें? मैं अपनी ज़ाती राय बता देता हूँ, मुमकिन है लोग इससे इत्तेफाक ना करें। मेरा ख़्याल है हुकूमत को इतनी सख्ती, जब यहाँ तक कि सख्ती में कभी कभी तुर्श रुई भी शामिल हो जाती है, कभी ज़ोर ज़बरदस्ती, ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं जो हमें पसंद नहीं है। ये करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हमारी कौम समझती ही नहीं है। हमारी कौम डिसिप्लिन का डी भी नहीं समझती, और कभी आज तक उसने, इल्ला माशाअल्लाह, मैं सबको नहीं कह रहा, लेकिन अगर कोई हुकूमत या कोई इंतज़ामिया कोई उनको किसी बात को करने को कहे तो सबसे पहले तो वो लाजमन ये समझते हैं कि ये इसका ओबे नहीं करना। दूसरा, वो सोचते हैं उसके लूप होल्स, इधर से निकल जाऊँ, उधर से निकल जाऊँ, वो गेट्स बना लूँ, फासलों से ये काम कर लूँ। अगर हमारी आवाम इतनी डिसिप्लिन होती तो शायद कारोबार भी थोड़े बहुत खुल जाते, शायद और चीज़ें भी रिलैक्स हो जाती। हमारे आवाम को ये सोचना चाहिए कि क्यों साइट्स में सोच रहे हैं, क्यों सोशल मीडिया पे इतना जो चीज़ सुनी उस पर यकीन कर रहे हैं। जो एक इंतज़ामिया आपसे कह रही है इत्मीनान से कर लीजिए। जहाँ तक रही मुआशी ज़रूरियात के मुताबिक, तो इसमें कोई शक नहीं है कि इंसान की ज़रूरत है। बेचारे जो डेली वेज अर्नर्स हैं, जो छोटे कारोबार करने वाले हैं, शॉप्स वाले हैं, उनके साथ यकीनन बहुत मुश्किलात होंगी। ये अब उनका फ़र्ज़ नहीं, ये समाज का की ज़िम्मेदारी है, ये माशरे की ज़िम्मेदारी है, ये मेरी ज़िम्मेदारी है, ये NGOs की ज़िम्मेदारी है, ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, रिफाई इदारों की ज़िम्मेदारी है, ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो उनके लिए ऐसा मुनासिब इंतज़ाम कर दे कि भूखा ना रहना पड़े किसी शख्स को। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में चैरिटी बहुत मकबूल है, लोग करते हैं, दिल से करते हैं। अगर इंतज़ाम सही तरह से किया जाए तो ये भी मुमकिन है, लेकिन बहरहाल ये इदारों की ज़िम्मेदारी है, फ़र्द की ज़िम्मेदारी नहीं। अच्छा सर, ग्लव्स और मास्क इस्तेमाल करने पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है, इसको हम कितने दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं और कितने टाइम तक इस्तेमाल कर सकते हैं? जो मास्क हर आदमी के लिए बाहर जाने के लिए ज़रूरी है या किसी मीटिंग्स वगैरह में पहनने के लिए, वो ये है जिसको सर्जिकल मास्क कहा जाता है, या वो जो आप पहने हुए हैं। ये जब गीला हो जाए तो यूज़लेस हो जाता है, तो इसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। जो N95 जो बहुत पॉपुलर हो गया है, वो हर आदमी के लिए पहनने की क़तअन ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ उन डॉक्टर्स को जो एक्चुअली सस्पेक्टेड कोरोना पेशेंट्स डील कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में, ICUs में, उनके लिए, या इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स में, उनके लिए ज़रूरी है। बाकी कुछ लोगों ने कपड़े के मास्क भी बनवाए हुए हैं, कुछ लोगों ने
तरह तरह के मास्क बनवाए हुए हैं या अवेलेबल हैं। मैं यूँ कहता हूँ कि अगर पूरी पॉपुलेशन को ये मास्क दस्तयाब हो तो मैं इसको प्रेफर करूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कुछ ना होने से कुछ ना कुछ हिफाजत, चाहे वो कपड़े का मास्क हो, मैं उसको आइडियल नहीं कहता, वो इतना सेफ़ भी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ अपने नाक और मुंह पे आप कवर कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अलबत्ता उसको अगर कपड़े का मास्क है तो उसको प्लीज़ उसको दिन में एक दफ़ा कम से कम अच्छी तरह धोएं और फिर दोबारा पहनें अगर वो पहनने के काबिल रहा हो तो। अच्छा सर, घर में है तो जैसे वैसे घर का सौदा सब लेने के लिए आप बाहर जाते हैं, जैसे सुपर मार्केट्स हो गई, वहाँ हम ग्रॉसरी लेने जा रहे हैं, तो वहाँ पे हम क्या हिफाजती इक़दाम करें? फिर जो चीज़ें हम घर लेकर आ रहे हैं वहाँ से, उसको हम किस तरह यूज़ करें, क्योंकि उसमें भी वायरस के चांसेस होते हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? दुनिया में रहना तो है भाई, घर का सौदा सल भी चाहिए होगा, सब कुछ के लिए बाहर तो निकलना होगा। उसका सबसे आसान मैंने कम से कम अपने लिए ये सोचा है, मुमकिन आप भी इससे इत्तेफाक करें। इवन आप किसी भी शॉप में जाएं तो आप ये देख लें कि अगर अंदर हुजूम है तो आप कहें मैं 5 मिनट बाद आ जाऊँगा, आप किसी हुजूम वाली जगह पर ना जाएं, ठीक है। कम से कम वक्त जो है ना उस काम के लिए जो आपके लिए अशद ज़रूरी हो, और अपने घर को आप भरें भी नहीं। कोई आदमी फौत नहीं होता अगर थोड़ा सा कम खा ले तो, ठीक है ना। तो आप कम से कम शॉपिंग करके जल्द से जल्द वक्त में आप घर आ जाएं। दूसरी बात ये, जो आप सामान ला रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं कि एक नया शॉपर खुला है, दूसरी चीज़ें, तो इतना ज़्यादा पैरानॉइड होने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें टिन पैक होती हैं, यानी कि जो दूसरे हाथों से नहीं लगी हुई होती, ये अपना इत्मीनान खुद ही कर लें। उनको ज़्यादा कोई सैनिटाइज़ या स्टेरलाइज़ करने के लिए मेरी ज़ाती राय में ज़रूरी नहीं है। अगर आप फिर भी एहतियात करना चाहते हैं तो उन चीज़ों को ग्लव्स पहनकर, जो डिस्पोजेबल ग्लव्स होते हैं वो पहनकर इस्तेमाल कर लीजिए। और उसके बाद अब इन्हीं सब्ज़ियों को या गोश्त को तो आम हालात में भी बहुत अच्छी तरह धोना चाहिए, धो लीजिए और इस्तेमाल कीजिए। जो चीज़ें पक जाती हैं, कुक हो जाती हैं, वो वैसे ही स्टेरलाइज़ हो जाती हैं, तो उनके बारे में भी एहतियात इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा सर, एक और बहुत बड़ी गलतफहमी हमारे लोगों में मौजूद है, आप बताएंगे क्या है? अखबार के बारे में लोग एक बात कर रहे हैं कि अखबार नहीं पढ़े, क्योंकि अखबार जहाँ छप के आ रहा है वहाँ पर भी बहुत सारे लोगों के हाथ से गुजर रहा है। तो सर इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अखबार के बारे में आप कह रहे हैं, मैं तो सोच रहा हूँ कि शायद मैं सिर्फ अखबार ही पढूं, क्योंकि सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स देख देख के तो मैं हर घंटे में मेरा ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है। ये अनफॉर्चुनेटली पॉपुलर मीडिया जो है वो एक्साइटमेंट पे बेस करता है, लोगों को नर्वस करने पे वो जो है ना उनकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराता है। हम भी शायद, हमारी भी नेचर ऐसी है। तो मेरी तो अपनी राय ये है कि किसी रिलायबल अखबार से अगले दिन की ख़बर देख लें, वो ज़्यादा बेहतर है, और उसमें भी बस उतना बिलीव करें जितना आपका जहन कबूल कर सकता हो। अगर आप उसके भी मुतहम्मिल नहीं हैं तो इत्मीनान से रहें, अपनी दुनिया आराम से गुजारें ज़िंदगी। अच्छा सर, अब वालिदैन थोड़े से परेशान है कि बच्चों को लेके जाएं बाहर, ना लेके जाएं, रिश्तेदारों के घर जाएं ना जाएं, क्योंकि बच्चों का ज़्यादा ऐसे बात है इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो इसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? ये एक बहुत मुश्किल सवाल है कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। छोटे बच्चे ज़ाहिर है बाहर जाना मांगते हैं, नहीं तो फिर वो टीवी से ग्लूड रहते हैं, जो कि उनके लिए और भी नुकसानदेह है। मेरा ख़्याल है इसमें कोई, हर आदमी को अपनी पॉलिसी ख़ुद इख्तियार करनी चाहिए। उसूल जहन में रखें कि सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह वगैरह, और आजकल मौक़े भी ज़्यादा नहीं हैं, कुछ शाम के 5 बजे के बाद थोड़ा सा निकलने पे भी पाबंदी हो जाती है। तो जो मौका मिल सकता है इख्तियार करें। मैं तो ये कहूँगा कि हम सब को, मुझ समेत हम सब को, एक इस मौके को अल्लाह की दी हुई नेमत समझ के कबूल करना चाहिए और अपने बच्चों के साथ ऐसे एक्टिविटीज़ करनी चाहिए कि वो बच्चे भी बोर ना हो। अगर आपके घर में थोड़ा सा कोई बाहर की जगह है, आप लॉन वगैरह है या कोई वरांडा वगैरह है, आप वहाँ चले जाएं, अपने बच्चों के साथ बैठें, उनके साथ कुछ कोई गेम्स खेलें, कुछ उनको इन्वॉल्व करें, कुछ उनको पढ़ाएँ, कुछ उनके साथ हंसी मजाक करें। मेरा ख्याल है बच्चे इसमें भी बहुत खुश रहेंगे। अच्छा सर, जब से ये कोरोना स्टार्ट हुआ है, घरेलू टोटकों का आजकल बहुत दौर रहा है। लोग डिफरेंट किस्म की बातें कर रहे हैं कि अदरक खा लो तो वायरस मर जाएगा, गर्म पानी पियो ज़्यादा से ज़्यादा तो वायरस मर जाएगा। सर ये कितना सच है, इसमें थोड़ा सा इसमें गाइड करें। मेरा ख्याल है अगर ज़ईफ़ुल एतक़ादी में पूरी दुनिया को रैंक किया जाए तो हमारा मुल्क पहला नहीं तो पहले 2-3 में होगा। अल्लाह रहम करे, उस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा क्लेम्स ऑफ क्योर आते हैं जिस चीज़ का इलाज ही ना हो। हेपेटाइटिस सी है या दूसरी चीज़ें वगैरह वगैरह, आपको दीवारों पे लिखा हुआ नज़र आ जाएगा, आपको अखबारों में सप्लीमेंट्स आएंगे उसके, जिसको अखबार छाप भी देते हैं, मेहरबानी है उनकी। तो पहली बात तो ये कि जो सेहत के मुतालिक उमूमी चीज़ें हैं, आराम करें, नींद लें, अच्छी ग़िज़ा खाएँ, सेहत सफाई वगैरह रखें,
भाप ले लें अगर आपको नज़ला वगैरह हो, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर इसके बारे में ये सोच रहे हैं कि इससे कोरोना ख़त्म हो जाएगा, तो मेरा ख्याल है इसका हमारे पास कोई सबूत नहीं है। तो हमें इन चीज़ों के क्लेम से बचना चाहिए। सर एक और बात भी लोग कह रहे हैं कि एक दफ़ा किसी का कोरोना पॉजिटिव आ जाता है और रिकवर हो जाता है तो उसको दोबारा कोरोना नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे बात उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। सर इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये भी फैक्ट अभी दूसरे फैक्ट्स की तरह कच्चा पक्का है, अभी इस पर रिसर्च हो रही है। अभी हमें कोरोना के बारे में यहाँ तक मालूम है कि इसके मुख्तलिफ स्ट्रेन्स हैं। तो अगर एक इम्यूनिटी जो एक स्ट्रेन के ख़िलाफ़ पैदा हो जाती है, हो सकती है और जो होती होगी, तो उसका दूसरे स्ट्रेन के ऊपर प्रोटेक्शन का क्या हाल है। फिर दूसरी बात ये कि आपको दूसरी एहतियात से कहीं आप बिल्कुल वो ना हो जाएं, लापरवाह ना हो जाएं। तो इस बारे में हमारी नॉलेज अभी रिस्ट्रिक्टेड है। अच्छा सर, हमारे डॉक्टर्स जो हैं कम्युनिटी, उनके लिए भी एक मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कोरोना के अलावा भी और बहुत सारे मर्ज हैं इस वक्त पाकिस्तान में जिनकी भी इलाज ज़रूरी है। बहुत सारे डॉक्टर्स डर की वजह से क्लिनिक्स नहीं खोल रहे हैं। सर उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो क्लिनिक्स खोलें, क्योंकि दूसरे मरीज हैं, और उनको क्या हिफाजती इक़दाम लेने चाहिए? बहुत अहम सवाल किया आपने। मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं भी अपने हॉस्पिटल में भी काम करता हूँ, प्राइवेट क्लिनिक भी करता हूँ। हम पर सब पर ये दौर आया, हम डर के मारे सब क्लिनिक्स बंद कर दिए, हुकूमत ने मेजर हॉस्पिटल की ओपीडीज़ बंद कर दी, ये सब हम देख चुके हैं। लेकिन बहुत जल्द हम सब लोगों को, अक्सर लोगों को ख्याल आया कि बाकी मरीज़ों का क्या कसूर है, उनको भी तो मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। तो इसमें ज़्यादातर डॉक्टर्स ने, कुछ डॉक्टर्स ने यूँ कही है कि अपनी क्लिनिक्स दोबारा एहतियात के साथ शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन पीमा ने इससे मुताल्लिक़ डॉक्टर्स के लिए, जनरल प्रैक्टिशनर्स और वो लोग जो अपनी प्राइवेट क्लिनिक करते हैं, उनके मुताल्लिक़ एक बैलेंस की गाइडलाइंस जारी की हैं। और बहुत सारे हस्पताल इंक्लूडिंग इंडस हॉस्पिटल जहाँ मैं काम करता हूँ, हमने अपनी टेली क्लिनिक्स शुरू कर दी हैं। टेलीफोन पे हम राय देते हैं। मेरा ख्याल है हमें दरमियान का रास्ता सोचना पड़ेगा और उस पर आना पड़ेगा, वरना कोई इसके अलावा हल नहीं है। हम अपने आप को देखें, अगर हम टेलीफोन क्लिनिक्स पे मुतमईन हैं तो हम टेलीफोन क्लिनिक्स शुरू कर दें, व्हाट्सएप है, दीगर ज़राए हैं। अगर हम एहतियात के साथ क्लिनिक कर सकते हैं तो हमें एहतियात के साथ क्लिनिक शुरू कर देनी चाहिए। और मरीज़ों के लिए भी ये ज़रूरी है कि वो मामूली चीज़ों के लिए क्लिनिक ना आएँ, फ़ोन पर रब्ता कर लें और सिर्फ ऐसी चीज़ के लिए क्लिनिक आएँ जिसके लिए नागुज़ीर हो। तो मेरा ख्याल है ये हमें शुरू कर देना चाहिए। अलबत्ता अगर कोई मरीज़ है, डॉक्टर ख़ुद इसको कोई ऐसी बीमारी है या ओल्ड एज है, तो फिर उसके लिए एहतियात लाज़िम है। बिल्कुल सही। सर आपकी जो बात टेली क्लिनिक की, तो सर मैं बताना चाहता हूँ नाज़रीन को कि मार्टिन डॉल ने भी मॉलेज ऑनलाइन के नाम से टेली क्लिनिक स्टार्ट किया है, जिससे लोग इससे काफ़ी फ़ायदा उठा। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। और सर जो बात आपकी है कि जितना कोशिश हो सके टेली क्लिनिक पे या फ़ोन के थ्रू हम डॉक्टर से जितना इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं हम उससे। सर मैं आपसे आखिरी एक पैगाम देना चाहूँगा हमारे लोगों के लिए कि इस कंडीशन जो इस वक्त पूरे मुल्क पे आई हुई, इस पर आप लोगों को क्या पैगाम देंगे ताकि वो हम इससे बच सकें, इस बीमारी से? सबसे पहला पैगाम, अपने जहन से खौफ को ख़त्म कर दें। इस मरीज, अगर आप कोरोना के पॉजिटिव आ भी गए हैं तो 95% से ज़्यादा चांस ये है कि आप आराम से सेहतयाब हो जाएंगे, चाहे अलामात के साथ या अलामात के बगैर। अल्लाह पे तवक्कुल करें। कोई बीमारी, कोई दवा अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर नहीं चलती। अगर आप पॉजिटिव आ गए हैं या पॉजिटिव नहीं आए, नफ्सियाती बीमार ना बने, अल्लाह से राब्ता जोड़ें, वो करने वाला है। दूसरी बात, सिर्फ़ अल्लाह पे तवक्कुल करना और तदाबीर इख्तियार ना करना हमारे दीन के मिजाज के ख़िलाफ़ है, अक़ल के ख़िलाफ़ है। एहतियाती तदाबीर अपनी जगह, जितना भी हो सके आपसे 100% हो सके तो उसके साथ साथ तवक्कुल भी, दोनों चीज़ें इख्तियार करें, सुकून से रहें, अपने नॉर्मल ज़िंदगी गुजारें जहाँ तक नॉर्मल हो सकती है इन हालात में, और उम्मीद रखें कि इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया बशमूल पाकिस्तान इससे निजात पा लेगा। बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने इतने बिजी शेड्यूल से हमें टाइम दिया। मैं मार्टिन डॉ की तरफ से बहुत मशहूर हूँ आपका कि आपने हमें टाइम दिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। आपकी आगाही के लिए आपने हमें सपोर्ट किया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।